आज की बड़ी खबर पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कबूल किया कि सुरक्षा में चूक हुई। कल जश्न मनाने वालों की आज आत्मा जागी। सोनिया गांधी ने कबूला कि सुरक्षा में चूक हुई, ऐसा कहना है स्मृति ईरानी का। अपने नेतृत्व में, अपने संगठन के माध्यम से इस बात का जश्न मना रहे थे कि कल पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग हुई। उन लोगों की आज मजबूरन आत्मा जागी है। मात्र ये कह देना कि उन्होंने जानकारी ली, दो बातों का संकेत है। एक, कि देर से जागी ये राजनीतिक आत्मा देख रही थी देश का आक्रोश, कि देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। देश भर में आज मंदिर हो अथवा सार्वजनिक स्थल हो, जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। चलिए अगली खबर लेते हैं। अगली खबर बिहार से है, जहां एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी ओर राज्य में सियासत का रंग भी बदलने लगा है। नए साल में एक बार फिर आरजेडी ने नीतीश कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया है तो कांग्रेस ने भी नीतीश की पीठ थपथपा दी। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जातीय जनगणना के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का खुला ऑफर दे दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार से कहा कि अगर बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर साथ नहीं दे रही, महागठबंधन आपका साथ देने को तैयार है। जो आपकी इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका। राष्ट्रीय जनता दल के बाद महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी जातीय जनगणना को लेकर मुखर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार कुर्सी की चिंता किए बगैर आगे बढ़े। आरजेडी के साथ कांग्रेस भी कदम से कदम मिलाएगी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश का साथ निभाएगी। जातीय जनगणना पे बिहार विधानसभा से दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के बाद और जातीय जनगणना पे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के पूर्ण समर्थन के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी के परवाह किए बगैर जातीय जनगणना पे आगे बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीछे हटने को राजी नहीं है तो वहीं सरकार की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी जातीय जनगणना को निहायत जरूरी बता रही है। लेकिन नीतीश सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर टाल मटोल कर रही है, क्योंकि जातीय पहचान की राजनीति से उसकी हिंदुत्व वाली राजनीति का गुब्बारा फूट सकता है। हमारी पार्टी की नीति, हमारे नेता की मंशा एकदम स्पष्ट है कि इस मांग के साथ हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अभी भी ऑल पार्टी मीटिंग होनी है। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू प्रेस वार्ता करके अपनी बात कहते हैं। अपनी बात का मतलब वही समझा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इन दोनों ही मुद्दों को पक्ष विपक्ष के नजरिए से या सरकार के नजरिए से नहीं देखा है। सांप, छुछुंदर, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली सबकी गिनती हो सकती है, तो आखिर केंद्र सरकार जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है? हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़े, गठबंधन की भी चिंता नहीं करनी है। पहले देश है, पहले राज्य है, देश का विकास है, तभी जाकर राज्य सरकारें हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ करके बिहार के जनता के हित में निर्णय ले लेंगे
और जहां तक राजद की बात है तो जात पात धार्मिक उन्माद फैला कर कहीं राजनीति की है। सामाजिक न्याय की सियासत से निकली जातीय पहचान वाली ज्यादातर पार्टियां जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही हैं, क्योंकि आरक्षण समेत सरकार की आर्थिक और सामाजिक योजनाओं में उनकी वाजिब हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके, तो साथ ही उन जातियों को भी अपनी असली ताकत का अंदाजा हो सके। कहते हैं राजनीति में ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है और ना ही अस्थायी दोस्त। एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ बिहार का सियासत का रंग भी बदलने लगा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों ने दिल्ली सरकार को सावधान कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने इस बार दिल्ली के 53 बड़े हॉस्पिटल्स में लगे सभी ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स में टेलीमेट्रिक डिवाइस लगाने का फैसला किया है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। एक्शन मोड में आई दिल्ली सरकार मरीजों के इलाज को लेकर भी चुस्ती दिखा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी के लिए ऑक्सीजन टैंक्स में रिमोट टेलीमेट्री डिवाइस लगाए गए हैं, ताकि अचानक खत्म होने से पहले ही ऑक्सीजन का इंतजाम हो सके। लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है सरकारी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर और आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ये दिखाने की कोशिश है न्यूज़ 24 की कि इस वक्त लड़ने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आईसीयू की तस्वीर, जहां पे आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर तैयारियां क्या हैं सरकारी अस्पतालों की, कितनी तैयारी है। और यहाँ पर मैं देखूँ तो मुझे बेड्स खाली दिख रहे हैं, बहुत बड़ी राहत की बात दिख रही है। बिल्कुल बहुत बड़ी राहत की बात है। अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो इसमें 10 to 12% का एडमिशन रेट था। अभी हम इसकी नए वेरिएंट की बात करें ओमाइक्रॉन, जिसका एडमिशन रेट इज लेस देन 1%। तो इतने केसेस आने के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी केसेस उतने नहीं बढ़े हैं, एडमिशन केसेस। 700 बेड की क्षमता वाले दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में कोरोना के फिलहाल 10 ही मरीज हैं। राहत की बात है कि दिल्ली में रोजाना 10,000 से ज्यादा मामलों के बावजूद मरीजों को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारे पास 700 बेड हैं जो कि सारे ऑक्सीजनेटेड हैं हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का पर्याप्त मतलब अरेंजमेंट है। हमारे यहाँ LMO भी है, लिक्विड ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, और PSA भी 3 प्लांट हैं, सिलेंडर्स भी हैं, तो कोई कमी नहीं है। और 700 बेड तैयार हैं हमारे यहाँ पे। 400 सरकार ने हमें चलाने के लिए अभी बोला हुआ है। दिल्ली के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO लगाए गए हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से बेहतर है। दिल्ली तैयार है कैसे, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में, जो कि एक पूरी तरीके से कोविड अस्पताल है। और आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं जो सबसे ज़्यादा आशा भरी है, क्योंकि यहाँ पर बन चुके हैं LMO यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स। दिल्ली सरकार की ये तैयारी कितनी है इस बार कोविड की जंग लड़ने के लिए, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी जो एक हायर प्योरिटी फॉर्म है ऑक्सीजन की, उसके बड़े बड़े ये आप टैंक्स देख रहे हैं। 9000 लीटर की क्षमता वाले ये टैंक कई मायनों में ऑक्सीजन सिलेंडर से बेहतर है। ऑक्सीजन टैंक्स में टेलीमेट्री डिवाइस लगाने के बाद ऑक्सीजन की किल्लत से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। कोरोना की पिछली लहर में ये देखा गया था कि देश भर में अचानक से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी थी। वहीं दूसरी लहर के दौरान मरीजों के इलाज के लिए जो अस्थायी कोविड केयर सेंटर और अस्पताल बनाए गए थे, उन्हें फिर से तैयार किया जा चुका है। हम मौजूद हैं बुराड़ी के एक कोविड केयर सेंटर में और यहाँ पर भी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पे एक देखिए तस्वीर की, अभी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं फौरी राहत देने के लिए उन पेशेंट्स को जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिखा देख रही हूँ। जब ऑक्सीजन लगानी होती है पेशेंट को तो यहाँ पे किस तरह का सिस्टम जो है वो होता है? मैडम यहाँ पर ऑक्सीफ्लोमीटर से कनेक्ट करके ऑक्सीजन कनेक्ट किया जाता है। जब पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की नीड होगी, यहाँ से हम सप्लाई इसको प्रोवाइड किया जाएगा। साफ है, दिल्ली में तेजी से पांव पसारते कोरोना के खिलाफ सरकार ने कमर कस ली है। सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट पर है ताकि तीसरी लहर में वो हालात न बने जो दूसरी लहर में देखने पड़े थे। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो इंतजाम तो है, लेकिन दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में दिल्ली में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में 15,097 केस दर्ज किए गए। वहीं 6 मरीजों ने संक्रमण की वजह से जान गंवा दी। देश भर में कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि तीसरी लहर आ चुकी है।
अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में, सिर्फ राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 15,097 मामले नए आए हैं। आपको मैं याद करा दूं, 2021 8 मई को, यानी 8 महीने पहले 17,364 मामले आए थे। उसके बाद अब सबसे ज़्यादा जो मामले आए हैं 2022, यानी आज 15,097 मामले आए हैं। हालांकि मामले जरूर 15,097 आए हैं। अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें, कल 8 मौतें हुई थी, तो वहीं पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में सिर्फ 6 मौतें हुई हैं। ये कोरोना के मामले आ तो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे गनीमत की बात यह है कि बहुत गंभीर नहीं आ रहे हैं मामले। हालांकि अब हॉस्पिटल्स में, जैसे कि मैंने कल दिखाया था, आरएमएल हॉस्पिटल्स में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स की लगातार अब कमी बन रही है। यानी कि जो कोरोना के मामले हैं आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ गनीमत हम इसी को कहेंगे कि मौतों के आंकड़े पिछली बार की तरह, यानी कि सेकंड वेव की तरह तीसरी वेव में मौतों के आंकड़े उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। अब वो वैक्सीनेशन की वजह से या लोगों में अवेयरनेस की वजह से, ये आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नॉन स्टॉप 9 आप देख रहे हैं, वेलकम बैक। पंजाब के फिरोजपुर में बुधवार को पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो वहीं देश के 27 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर पंजाब सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की है। इधर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर आर पार की जंग छिड़ी हुई है। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, लेकिन बीजेपी पंजाब सरकार की इस कमेटी से संतुष्ट नहीं है। अमृतसर से चंडीगढ़ तक बीजेपी युवा मोर्चा की मशाल रैली इसी का संदेश दे रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर देश के 16 पूर्व डीजीपी समेत 27 आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है और पंजाब सरकार की साजिश को लेकर कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की है। इससे पहले खुद पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर फिरोजपुर की घटना का ब्यौरा दिया। तो वहीं अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सीजेआई जस्टिस एनवी रमना से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। इतना जरूर मानना है कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। इधर चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर पीएम की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया और पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और डीजीपी को हटाए जाने की मांग कर दी। पंजाब की विपक्षी पार्टी अकाली दल भी इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री सरगना है इस षड्यंत्र का, उसके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या निकालेगी। और दूसरा एक बात समझिए, हंसी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगा कि कल पत्रकार मित्रों ने उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं किया। सीएम को रिसीव करने का समय नहीं है, पीएम को रिसीव करने का सीएम के पास समय नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैं जी कोरोना पेशेंट के संपर्क च आया सी, इस करके मैं अपना पीसी के माध्यम नाल जुड़ना सी, क्वारंटाइन होया सी, फिर पीसी किदां बुला ली। इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल से ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इसे कोरी सियासत कहकर खारिज कर चुके हैं। चन्नी तो यहां तक कह चुके हैं कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक हुई ही नहीं थी। सब कुछ पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार और दिल्ली के जेडे प्राइम मिनिस्टर की टीम है वो रल के बनाती है। अज कहना कि सानू पता ही नहीं सी आया, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सुखजिंदर बोल रहा है झूठ, चीफ मिनिस्टर बोल रहा है झूठ, और सिद्धू भी सारे भी जेडे बोल रहे हैं। इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। किसान वीर साडी पग 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਲੰਗਰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਟਕਾ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
दुगनी आमदन करूंगा, दुगनी आमदन। दुगनी आमदन ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜੋ ਉਸ किसान ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाना बना रही है और पंजाब समेत पूरे देश में इसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी बैकफुट पर जाने की बजाय फ्रंट फुट पर पांव जमा दिया है। बीजेपी पर हमले का माकूल जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। पीएम मोदी की टिप्पणी से नाराज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान का जिक्र किया और किसानों को लेकर पीएम मोदी की संवेदना पर भी सवाल उठाए। दूसरी बात, उन्हीं के नियुक्त किए गए राज्यपाल मेघालय के मलिक जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे ये लोग, 500 लोग मरे, मेरे लिए नहीं मरे। तो आपके मन में किसानों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के मन में किसानों के प्रति क्या भावना है वो स्पष्ट हो जाता है। भूपेश बघेल ने दावा किया कि फिरोजपुर की रैली रद्द होने की असल वजह ये थी कि वहां पीएम मोदी को सुनने वाला कोई था ही नहीं। रैली में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अब लोकप्रियता लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लगातार गिर रहा है और इस कारण से ड्रामा किया गया है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की जंग छिड़ गई है और दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी समर तक ले जाने को तैयार दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।